एक तरफ सड़कों पर रूसी टैंक और चेचन लड़ाकों ने मारियोपोल में तबाही मचाई, तो वहीं दूसरी तरफ उनके दागे गए रॉकेट पूरे शहर को दहला रहे हैं। क्योंकि रूसी सेना के दावे के मुताबिक मारियोपोल का बहुत कम इलाका ही बचा है जिस पर कब्जा करना बाकी है। यही वजह है कि उसने चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर हमला और तेज कर दिया। एक तरह से देखें तो ये मारियोपोल पर उनके आखिरी वार की तरह है और इसके लिए रूसी सेना ने एक इलाके में एक के बाद एक कई रॉकेट दागे जो तेज आवाज करते हुए टारगेट की तरफ निकले और एक एक करके ये रॉकेट जैसे ही अपने टारगेट से टकराते वहां तेज धमाका होता। इन रॉकेट को एक ही तरफ लगातार तब तक छोड़ा गया जब तक कि वहां धमाके के साथ आग नहीं लग गई, यानी टारगेट को तब तक निशाना बनाया गया जब तक वो पूरी तरह खत्म नहीं हो गया। और इसी तरह के हमले मारियोपोल शहर की दूसरी कई जगहों पर भी किए गए। इन हमलों ने पहले से ही तबाह मारियोपोल को पूरी तरह उजाड़ दिया और खंडहर में बदल गए शहर का एक वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया। ड्रोन की मदद से बनाए गए इस वीडियो में मारियोपोल की एक भी इमारत ऐसी नहीं दिखी जिस पर रूसी सेना के हमलों के निशान न हो। कई इमारतें तो पूरी तरह धराशायी नजर आईं। मिसाइलों और बमों की मार ने पूरे शहर में जिंदगी का नामो निशान मिटा दिया। बमबारी से कुछ बचे हुए पेड़ खड़े तो दिखाई दिए, लेकिन उन पर पत्तियां नहीं नजर आईं। ड्रोन से ली गई इन्हीं तस्वीरों के बीच वो थिएटर भी दिखाई दिया जिस पर रूस ने एक ताकतवर बम गिराया था। बम के उस हमले से पूरा थिएटर सामने से दो हिस्सों में बटा नजर आया, जबकि उसका ऊपरी हिस्सा तो ऐसा ध्वस्त दिखा कि मानो वो इमारत कागज से बनी रही हो। जैसे जैसे ड्रोन आगे बढ़ा, इसी तरह के हालात वहां के कई किलोमीटर के इलाके में दिखाई दिए। जबकि तबाही की इन्हीं हालात के बीच रमजान कादिरोव के लड़ाकों ने मारियोपोल पर पूरी तरह कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी, जिसके लिए हथियारों से लैस चेचन लड़ाके मारियोपोल में एक जगह जमा हो गए। इसके बाद एक चेचन कमांडर ने उन्हें अलग अलग टोलियों में बंटकर शहर में गश्त लगाने के आदेश दिए। अपने कमांडर का आदेश सुनते ही वो शहर के कई इलाकों में पहुंच गए। इस दौरान कुछ चेचन लड़ाके उस जगह से गुजरे जहां लोग जान बचाने के लिए छिपे हुए थे। यही नहीं, कादिरोव के लड़ाकों ने शहर की सड़कों पर भी गश्त लगाई और ये बताने की कोशिश की कि किसी भी वक्त मारियोपोल पर उनका कब्जा हो जाएगा। इस बीच रूसी सेना के काफिले पर यूक्रेन की फौज ने कई जोरदार हमले किए और भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। सबूत के तौर पर उसकी तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें सड़क पर गाड़ियों का लंबा काफिला दिखाई दिया। दावा किया गया कि यह काफिला रूस की फौज का था, जिस पर यूक्रेन ने चुन चुन कर बम बरसाए। एक के बाद एक हुए धमाके से पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। आसमान में दूर तक धुएं का गुबार छाया दिखा। यूक्रेन ने दावा किया कि जैसे ही उसकी तरफ से हमले शुरू हुए, रूसी सैनिकों का काफिला तितर बितर हो गया। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में कई टैंक सड़क और मैदान में खड़े दिखाई दिए। वहीं कई गाड़ियां तो जलती हुई भी दिखी। वीडियो के आखिरी हिस्से में कुछ टैंक पूरी तरह बर्बाद नजर आए। दावा किया गया कि इस हमले में कई रूसी सैनिकों की भी मौत हुई। उधर रूस ने कीव की घेराबंदी के लिए उसके बाहरी इलाके की एक सड़क पर बारूदी सुरंगें बिछा दी। इनके जरिए रूस का मकसद यह है कि यूक्रेन की सेना की गाड़ियों को आगे बढ़ने से रोका जाए ताकि रूसी सैनिक कीव को घेर सकें। और विस्फोटक से भरी इस सड़क का वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें वहां एक दो नहीं बल्कि कई लैंडमाइन नजर आईं। उन्हें इस तरह बिछाया गया था कि यूक्रेन की सेना के टैंक या कोई भी बख्तरबंद गाड़ी अगर वहां से गुजरे तो उसके परखचे उड़ जाएं। रूस ने उस सड़क के किनारे से भी निकलने की गुंजाइश नहीं छोड़ी और एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक बारूदी सुरंगें बिछा दी। वहां यूक्रेन का कोई टैंक तो नहीं दिखा, लेकिन कीव में रहने वाले कुछ लोगों ने रूस के इस प्लान को फेल कर दिया, क्योंकि उन लोगों ने अपनी गाड़ियों को लैंडमाइन पर बिना चढ़ाए ही उस रास्ते को पार कर लिया। इसके लिए उन्हें अपनी गाड़ियों को तिरछा चलाना पड़ा। हालांकि बहुत खतरनाक हो सकता था, क्योंकि गाड़ी का अगर एक भी पहिया बारूदी सुरंग पर पड़ता तो उसका नामो निशान मिटना तय था। तो वहीं आरोप है कि यूक्रेन के जंगी मैदान में पुतिन की सेना ने ऐसी बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल किया जिन पर बैन लगा हुआ है। यूक्रेन के खार्किव इलाके से ऐसी ही कई बारूदी सुरंगें बरामद की गई। ये इतनी खतरनाक हैं कि अगर इनके 50 फीट के दायरे में भी दुश्मन आया तो वो धमाके से उड़ जाएगा, यानी पल भर में उसका नामो निशान मिट जाएगा। पॉम 3 नाम की ये बारूदी सुरंग रूस की बनाई हुई है, जिस पर 1997 में बैन लगा दिया गया था। हालांकि जिन 164 देशों के बीच ये संधि हुई उनमें यूक्रेन तो था, लेकिन रूस नहीं, यानी वो इस संधि को नहीं मानता। वहीं यूक्रेन ने एक वीडियो जारी करके दावा किया कि उसकी सेना ने रूसी सैनिकों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि ये वीडियो किस शहर का है। लेकिन इसमें यूक्रेन के 3 सैनिक रूसी सेना पर निशाना लगाकर गोलियां बरसाते नजर आए। उनके सामने एक गाड़ी दिखी जिस पर रूस के सैनिकों के होने का दावा किया गया।
जिस जगह ये फायरिंग की गई वहां कुछ टैंक गुजरते दिखाई दिए। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में उसकी सेना ने रूस के कुछ सैनिकों को मार गिराया। उधर यूक्रेन में जारी भीषण जंग के बीच रूस ने अपने ताकतवर मिसाइल सिस्टम इस्कंदर से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, जिसका एक वीडियो भी रूस की ओर से जारी किया गया, जिसमें हमले से पहले रूसी सेना के जवान इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को सही पोजीशन पर लाते दिखे और फिर सभी तैयारियों को परखने के बाद वो उसके अंदर दाखिल हुए, जहां उन्होंने मिसाइल सिस्टम पर लगे एक बटन को दबाया और उस बटन के बगल में लगी चाबी को घुमाते ही मिसाइल लॉन्च के लिए तैयार हो गई। इसके बाद तेज रोशनी उठने के साथ ही मिसाइल ने दुश्मन के ठिकाने की ओर उड़ान भरनी शुरू कर दी। रूस ने इन मिसाइलों के जरिए सटीक निशाना साधकर यूक्रेन के कई अहम सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि ये हमले किस जगह किए गए। उधर यूक्रेन ने खार्किव के कुछ इलाकों को रूस की सेना के कब्जे से आजाद करवाने का दावा किया। पुतिन की सेना ने अपने घातक हमलों से इस शहर का नक्शा बदल कर रख दिया था, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि अब उसने इस शहर के कुछ इलाकों को फिर अपने कब्जे में ले लिया। जेलेंस्की की सेना ने अपने इस दावे को साबित करने के लिए एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें खार्किव की एक सड़क पर यूक्रेन के टैंक गश्त करते नजर आए। इस दौरान वहां जंग में मारे गए कई रूसी सैनिकों के शव भी दिखे। हालांकि यूक्रेन की सेना ने खार्किव के जिस इलाके को रूसी कब्जे से आजाद करवाया वो पूरी तरह से शमशान में बदला नजर आया, जबकि ऐसा ही हाल उस इलाके के मकानों का भी रहा। वहां हुए हवाई हमले की मार से ये मकान खंडहर में बदले दिखे। इस बीच यूक्रेन के साथ जारी जंग में अब रूस ने अपने सबसे घातक जंगी हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल तेज कर दिया, जिसका एक वीडियो भी रूस ने जारी किया। हालांकि ये वीडियो किस इलाके का है इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन हवाई हमलों का जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूसी सेना का सबसे घातक का-52 हेलीकॉप्टर यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल दागता नजर आया। इससे पहले रूस के एक एयरबेस पर खड़े हेलीकॉप्टर में उसका पायलट मिसाइल लोड करता दिखाई दिया। इसके बाद हेलीकॉप्टर के कॉकपिट में चढ़कर उसने दुश्मन के ठिकाने के लिए उड़ान भरनी शुरू कर दी। उसके साथ ही वहां से कुछ और हेलीकॉप्टर भी उड़ान भरते दिखाई दिए और यूक्रेन के सैन्य ठिकानों के करीब पहुंचते ही इन हेलीकॉप्टरों ने उन पर सटीक निशाना साधकर गाइडेड मिसाइलों की बरसात शुरू कर दी। रूस ने इन हवाई हमलों में यूक्रेन की सेना के एक कमांड सेंटर को तबाह करने का दावा किया। अपने मिशन को अंजाम देने के बाद रूस के इन हेलीकॉप्टरों ने एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग की। उधर पुतिन की फौज पर यूक्रेन ने भी पलटवार तेज कर दिया। उसने चर्निव शहर में एक रूसी टैंक को ध्वस्त करने का दावा किया और इसका एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक टैंक आग की लपटों के बीच घिरा दिखा। आग इतनी भयानक थी कि काफी देर तक लपटें निकलती रही। टैंक के पास ही कुछ यूक्रेन के सैनिक हथियारों के साथ गश्त करते नजर आए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने न सिर्फ टैंक को ध्वस्त किया बल्कि रूसी सैनिकों को भी इलाके से खदेड़ दिया। खबर है कि रूसी सेना का यह टैंक हमले की फिराक से शहर में घुसा हुआ था, जिसके बाद यूक्रेन की सेना ने उसे तबाह कर दिया। उधर रूस की सेना ने अपने मिसाइल हमले से यूक्रेन के एक एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, जिसका एक वीडियो भी उसकी ओर से जारी किया गया, जिसमें दिखा कि मिसाइल हमले में यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के परखचे उड़ गए। रूस की एयरफोर्स ने इस कार्रवाई को अंजाम देने से पहले इलाके की रेकी की और फिर टारगेट को लॉक करने के बाद उस पर बेहद सटीक हमला किया। इस हमले के बाद वहां से आग की भीषण लपटें उठती दिखाई दी और फिर धुआं पूरे इलाके में फैल गया। इतना ही नहीं, रूस ने अपनी एयर स्ट्राइक के जरिए यूक्रेन के कुछ और अहम हथियारों को तबाह करने का दावा किया। हालांकि उसने इस कार्रवाई को यूक्रेन के किस इलाके में अंजाम दिया, इसकी जानकारी उसकी ओर से नहीं दी गई। बीच यूके के साइबर इंटेलिजेंस विभाग ने दावा किया कि रूस उन देशों पर साइबर हमला कर सकता है जिन्होंने यूक्रेन युद्ध के लिए पुतिन का विरोध किया, और यही वजह है कि रूस बदला लेने के लिए यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों को निशाना भी बना सकता है। बताया गया कि रूस साइबर हमले के लिए अपने टारगेट की तलाश में जुट गया है। कुछ ऐसा ही दावा यूक्रेन की सेना ने भी किया, जिसमें यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले शहरों पर साइबर अटैक होने की आशंका भी जताई गई और बताया गया कि इस काम के लिए पुतिन सरकार ने कई हैकरों को भर्ती भी किया है। मतलब यूक्रेन की जंग की शुरुआत से ही पुतिन के मंसूबे खतरनाक थे। साफ है कि शुरुआत से ही उन्हें परमाणु बमों के इस्तेमाल से गुरेज नहीं था। असल में इस महीने की शुरुआत में रूस के 4 सुखोई विमान स्वीडन की एयर स्पेस में घुसे थे और अब दावा किया जा रहा है कि उनमें 2 हवाई जहाज विनाशकारी परमाणु बमों से लैस थे। स्वीडन की मीडिया ने यह सनसनीखेज दावा किया है और तो और यह भी कहा है कि यह घुसपैठ गलती से नहीं हुई थी, बल्कि पुतिन की सोची समझी चाल थी।
दावा है कि रूस ने स्वीडन को धमकाने के लिए जानबूझकर परमाणु बमों से भरे अपने विमान उसके आसमान में भेजे, ताकि स्वीडन को सीधे सीधे चेताया जा सके कि अगर उसने नेटो से हाथ मिलाने की कोशिश की तो फिर अंजाम परमाणु हमला ही होगा। असल में 2 मार्च को रूस के 4 सुखोई विमान स्वीडन के गॉटलैंड आइलैंड के पास उड़ते देखे गए थे। तब सबूत के तौर पर स्वीडन ने उनकी तस्वीरें भी जारी की थी। स्वीडन में रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि परमाणु हथियारों से लैस विमान उड़ाकर रूस स्वीडन को यह संदेश देना चाहता था कि उसके परमाणु हथियार सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि वो उन्हें चला भी सकता है। खुद स्वीडन की वायुसेना ने माना है कि स्वीडन के आसमान में परमाणु बमों से भरे विमान उड़ाना पुतिन के गेम प्लान का हिस्सा था। असल में हुआ यह था कि 2 मार्च को रूस के कलिनिंग्राद के एयरबेस से उसके 4 सुखोई विमान स्वीडन के गॉटलैंड आइलैंड जाने के लिए उड़े थे। कलिनिंग्राद रूस का वो प्रांत है जो उसके मुख्य हिस्से से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि बाल्टिक सागर में यूरोप के पोलैंड और लिथुआनिया जैसे देशों के बीच में। सामने ही समंदर में है स्वीडन का सबसे बड़ा आइलैंड और प्रांत गॉटलैंड। उसी गॉटलैंड के पास आसमान में रूस के 4 विमान उड़े थे। उनमें 2 सुखोई Su-24 अटैक एयरक्राफ्ट थे और बाकी 2 सुखोई Su-27 फाइटर जेट, जो कि अटैक हवाई जहाजों को एस्कॉर्ट कर रहे थे। अब जो 2 सुखोई Su-24 अटैक एयरक्राफ्ट थे, स्वीडन की मीडिया का दावा है कि उन दोनों में परमाणु हथियार थे। स्वीडन को जैसे ही अपनी एयर स्पेस में रूस के विमानों की भनक लगी थी, उसने आनन फानन में अपने 2 फाइटर जेट रूस के विमानों के पीछे छोड़ दिए थे और करीब 1 मिनट तक स्वीडन के आसमान में उड़ने के बाद रूस के जेट लौट गए। लेकिन पुतिन ने स्वीडन को धमकी दी क्यों? उसकी वजह क्या? तो इसके लिए रूस की घुसपैठ की टाइमिंग पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि 2 मार्च की इस घटना से ठीक पहले स्वीडन ने यूक्रेन को सैन्य मदद देने का ऐलान किया था। स्वीडन का यह बहुत बड़ा फैसला था। 1939 के बाद यह पहली बार था जब स्वीडन ने जंग में उलझे किसी देश को हथियार भेजे थे, जिनमें 5000 एंटी टैंक हथियार भी शामिल थे। साफ है कि पुतिन को स्वीडन का यह फैसला फूटी आंख नहीं सुहाया, लेकिन इससे भी बड़ी वजह थी स्वीडन को नेटो से दूर रहने के लिए चेताना। 2 मार्च को जब रूस ने स्वीडन के आइलैंड के पास अपने परमाणु हथियारों से लैस विमान उड़ाए, उससे कुछ वक्त पहले ही पुतिन ने स्वीडन और अपने और उसके पड़ोसी देश फिनलैंड को चेतावनी दी थी कि अगर उन दोनों ने नेटो का हिस्सा बनने की सोची भी तो रूस उन पर सैन्य कार्रवाई करने से नहीं चूकेगा। स्वीडन और फिनलैंड दोनों ही देश नेटो के सदस्य नहीं हैं और उनके नेटो से दूर रहने में ही रूस की भलाई भी है, क्योंकि रूस अपनी पश्चिमी सीमा पर नेटो के सदस्य देशों से घिरा हुआ है। उसके पड़ोस में सबसे ऊपर नॉर्वे, फिर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड जैसे देश नेटो के सदस्य हैं। इस इलाके में गिनकर बस फिनलैंड, स्वीडन, बेलारूस और यूक्रेन ही है जो नेटो का हिस्सा नहीं है। बेलारूस तो रूस का दोस्त, वो नेटो से जुड़ेगा नहीं, और यूक्रेन को नेटो से जुड़ने से रोकने के लिए तो रूस ने उस पर जंग ही छेड़ रखी। ऐसे में स्वीडन की एयर स्पेस में अपने विमान उड़ाकर पुतिन ने उसे भी बिल्कुल साफ साफ अपना मैसेज पहुंचा दिया।